ऑलराइट बच्चों, देखिए आज के डिस्कशन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर जो कि 18-19 का है, फार्माकोलॉजी 1 BP 404। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 2 मार्क्स के जितने क्वेश्चन आते हैं आपको उसमें क्या कंटेंट लिखना है वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनको लर्न करके जाएं, ताकि कई बार होता है कि एक ही ट्यूब में बी फार्मेसी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, हियर आई एम अनंत श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर एट द हाईजी इंस्टीट्यूट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस question paper for pharmacology first 18-19. So the first question is define cross tolerance with example. बच्चों देखिए क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है। क्रॉस टॉलरेंस मैं पहले एक पूरा एक डिटेल बता दूंगा आपको, उसके बाद इसको रीड करके हम अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि एक्चुअल में आप इसकी मीनिंग को भी समझ लेंगे, राइट। क्योंकि कई बार बच्चे को पढ़ तो लेता है लेकिन समझने में दिक्कत होती है। तो क्रॉस टॉलरेंस क्या है, देखिए सपोज करिए आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, और चूंकि देखिए टॉलरेंस एक कोई शॉर्ट टर्म फेनामेना नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में ड्रग का इफेक्ट कम होता है तो हम उसको टैकीफैलेक्सिस बोलते हैं, राइट। तो वो एक अलग चीज़ है। क्रॉस टॉलरेंस में लॉन्ग टर्म में अगर किसी ड्रग को कंटिन्यूस हम यूज़ कर रहे हैं और उस ड्रग को लॉन्ग टर्म में यूज करने की वजह से अब जबकि हम दूसरी ड्रग लेते हैं तो उस ड्रग का इफेक्ट कम हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि चूंकि ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि आपने कोई एक ड्रग पहले ले रखी थी लंबे समय तक और उस ड्रग की वजह से कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में हुए कि अब आप जो सेकेंड ड्रग ले रहे हैं उसका इफेक्ट क्या हो गया है, कम हो गया है। अब आप उस ड्रग के लिए क्या हो गए हैं, टॉलरेट हो गए हैं। तो चूंकि अब देखिए क्रॉस टॉलरेंस इज द फेनोमेना दैट अकर्स व्हेन टॉलरेंस टू द इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन ड्रग, किसी ड्रग का टॉलरेंस दूसरे ड्रग के टॉलरेंस को प्रोड्यूस करे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस टॉलरेंस, राइट। अब अगर इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे हम सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई करता है तो वो क्या करेगा, वो कैफीन के लिए, सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई लंबे समय तक कर रहा है तो उसकी बॉडी में जो कैफीन होगी वो उसका इफेक्ट कम होगा। अब कैफीन का इफेक्ट क्यों कम होगा, क्योंकि बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से उसके बॉडी में जो CYP1A एंजाइमेटिक फैमिली थी वो हाईली एक्टिव हो गई। अब वो हाईली एक्टिव जो एंजाइमेटिक फैमिली है जब कैफीन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या हुआ, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो ये एंजाइमेटिक फैमिली है ये हाईली एक्टिव थी, और जब कैफीन लिया तो कैफीन का जल्दी क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। तो चूंकि कैफीन का इसलिए इफेक्ट कम हुआ क्योंकि वो इंडिविजुअल सिगरेट स्मोकिंग पहले कर रहा था लंबे समय से, इसलिए इसको बोलेंगे हम कि सिगरेट स्मोकिंग ने कैफीन को क्या किया, क्रॉस टॉलरेंस, इसके इफेक्ट को कम कर दिया। सेम इसी तरीके से जैसे कोई इंडिविजुअल अगर क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में है, वो अल्कोहल का इंटेक बहुत लंबे समय से कर रहा है, राइट। तो अब अल्कोहल का इंटेक लंबे समय से कर रहा है तो उसको अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कभी किसी रीजन से अगर जनरल एनेस्थेटिक देते हैं और एक कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है उसमें जनरल एनेस्थेटिक देते हैं, दोनों का वेट सेम है, सब कुछ सेम है, तो चूंकि ये अल्कोहलिज्म वाला इंडिविजुअल में जनरल एनेस्थेटिक की डोज को हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म से उसमें टॉलरेंस डेवलप हो गया एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए, तो उसमें एनेस्थेटिक की इफेक्ट की डोज भी हमको अब क्या लगने वाली है, ज़्यादा लगने वाली है। मतलब उस डोज पे, जनरल एनेस्थेटिक की सेम डोज पे जो नॉर्मल इंडिविजुअल को जितना अफेक्ट करेगी, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म वाले इंडिविजुअल को उतना अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म और जनरल एनेस्थेटिक लाइक बार्बिचुरेट ये भी क्रॉस टॉलरेंस के एग्जाम्पल है। तो आपको एक क्रॉस टॉलरेंस तो देखिए बहुत आसान है, सारे बच्चे कर लेंगे, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन ऑन एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग। देखिए इसको पढ़ने से पहले इतना जान लीजिए कि सेम ड्रग का अगर हम मान लीजिए कोई जैसे स्टमक है मान लीजिए, ठीक,
अब स्टमक का आपका इन्वायरमेंट कैसा है, एसिडिक है। अब अगर मैं कोई एसिडिक ड्रग ही लेता हूं तो सेम इन्वायरमेंट में वो ड्रग अनआयनाइज होगी, और कोई ड्रग अनआयनाइज स्टेट में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके डीपर टिश्यूज में ज़्यादा जाएगी वो। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हम समझें तो एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन, अगर मान लो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप यूरिन को एसिडिफाई कर दें किसी रीजन से, किसी एजेंट को लेके आपने यूरिन का नेचर कैसा कर दिया, एसिडिफाई कर दिया, एसिडिक कर दिया, तो अब अगर आप एसिड ड्रग लेंगे तो एसिड ड्रग एसिडिक मीडियम में क्या अनआयनाइज होगी, मतलब अनआयनाइज होगी तो वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो रीनल टिब्यूल से क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन अगर बेसिक ड्रग होगी तो बेसिक ड्रग एसिडिक यूरिन में क्या होगी, आयोनाइज्ड होगी, क्योंकि अपोजिट मीडियम है, और जब आयनाइज होगी तो उसका रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। कम होगा मतलब एक्सक्रीशन क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ लिखी है, यूरिनरी पीएच हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एक्सक्रीशन एज ड्रग आयोनाइजेशन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द एल्कलाइन एंड एसिडिक इन्वायरमेंट। ये तो बिल्कुल कॉमन लाइन है। एसिडिक ड्रग विल बी अनआयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, और जब अनआयनाइज होगी तो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, while the basic drug will be unionized in basic medium। तो ये तो सिंपल लाइन हो गई। अब increased excretion occur with weakly acidic drug in basic urine, अपोजिट मीडियम में क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन ज़्यादा, और एक्सक्रीशन ज़्यादा होने की वजह क्या है कि क्योंकि वो ड्रग क्या हो गई है, आयोनाइज, जबकि वीकली बेसिक ड्रग किस में आयोनाइज होगी, एसिडिक यूरिन में, और ज़्यादा एक्सक्रीट होगी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चन है, ये भी आप एक अंडरस्टैंडिंग बना लिए होंगे। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग जो होती है वो हमारी सेम मीडियम में अनआयनाइज होती है, एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का डोज रिस्पॉन्स कर्व पे क्या इफेक्ट है। देखिए बच्चों, दो तरीके के एंटागोनिस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में आपका ओवरऑल ये होता है कि कॉम्पिटिटिव में सेम साइट पे एगोनिस्ट के साथ एंटागोनिस्ट का कंपटीशन होता है, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में जो एंटागोनिस्ट होगा नॉन कॉम्पिटिटिव वो एलोस्टेरिक साइट पे, मींस अदर देन एक्टिव साइट ऑफ द रिसेप्टर पे बाइंड होके उस रिसेप्टर के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। लेकिन यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑन DRC, डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ एन एगोनिस्ट। तो ये डोज रिस्पॉन्स कर्व किसका है, एगोनिस्ट का। अब यहां पे देखिए कुछ कंसंट्रेशन है, इधर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन है, राइट, एगोनिस्ट की, और ये इधर रिस्पॉन्स है। अब इस कंसंट्रेशन पे एगोनिस्ट, इस डोज पे एगोनिस्ट का इफेक्ट ये दिखाया गया है, ये 100% इफेक्ट मैच हो रहा है। अब यहां पे हमने साथ में उसको क्या दे दिया, एंटागोनिस्ट, क्योंकि ये देखिए लिखा एगोनिस्ट इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो आप देख रहे होंगे कि चूंकि आपने यहां से एगोनिस्ट की डोज को इंक्रीज करके कहां तक ले गए आप, इस पॉइंट तक, मींस आपने एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को क्या किया, बढ़ाया, लेकिन साथ में क्या ऐड कर दिया, एंटागोनिस्ट। तो भी आप देख रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्स एज इक्विवेलेंट एज कैसे, जितना कि ओनली एगोनिस्ट पे था, सेम हाइट, 100% रिस्पॉन्स। तो अब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट से ये बात निकल के आई कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में अगर आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो एंटागोनिस्ट का इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, मींस एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे एंटागोनिस्ट का इफेक्ट आपको दिखने वाला नहीं है। जितना ज़्यादा आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एंटागोनिस्ट का इफेक्ट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इट मीन्स एंटागोनिस्ट हट जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सरमाउंटेबल इफेक्ट, राइट। अब देखिए, अगर यही नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता और हम भले ही एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ा देते, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या हो जाता, रिस्पॉन्स की हाइट यहाँ तक ना होके हो सकता है यहीं तक हो जाती, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में कन्फर्मेशनल चेंज ही हो जाता है, फिर उस पर एगोनिस्ट बाइंड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में अगर आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें
तो आपके कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का इफेक्ट खत्म हो जाता है या उसको आप सबसाइड कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव implies that the agonist and antagonist are in contest। मतलब इसमें कॉम्पिटिटिव में क्या मतलब, कॉम्पिटिटिव चीज क्या है कि कॉम्पिटिटिव में एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट आर इन द कॉन्टेस्ट विद द सेम साइट, राइट? बिकॉज द सब्सटेंस आर इन कंपटीशन फॉर द सेम साइट, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस कैन ओवरकम द अदर। मतलब जिसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ा देंगे उसका आपको इफेक्ट मिलेगा। तो इस ग्राफ में क्या दिखा रखा है कि हमने एगोनिस्ट की तो बढ़ा दी कंसंट्रेशन, तो आपको एंटागोनिस्ट का इफेक्ट नहीं मिला क्योंकि आपकी रिस्पॉन्स साइड कितनी थी, सेम। तो बाई एडिंग मोर एंड मोर एगोनिस्ट वन कैन क्राउड आउट द एंटागोनिस्ट मॉलिक्यूल। एंटागोनिस्ट मॉलिक्यूल को आप वहां से एगोनिस्ट के मॉलिक्यूल को बढ़ा के उसके एक्टिव साइड से एंटागोनिस्ट के मॉलिक्यूल को हटा देते हैं, तो आपका इफेक्ट सेम हो जाता है, राइट? तो ये एक बेसिक फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा है कि एडवर्स इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन को समझाइए। देखिए बच्चों, एडवर्स ड्रग इवेंट जो होता है उसके अंदर आपका सारी चीज़ें आती हैं। आपका ड्रग का मिसयूज भी आ जाएगा, नॉन एडरेंस, ट्रीटमेंट फेल्योर हो गया, एलर्जी, ड्रग, इवन की एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी आपकी उसी के अंदर आते हैं। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग विड्रॉल, मीन्स एडवर्स ड्रग इवेंट जो है ये एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है। तो एडवर्स ड्रग इवेंट आपका किसी भी वजह से होता है, क्योंकि देखिए एलर्जी तो में आपका प्रॉपर डोज होता है, डोज डिपेंडेंट तो होता नहीं है एलर्जी। मीन्स ओवरऑल कहने का मेरा मतलब है कि एडवर्स ड्रग इवेंट में जरूरी नहीं कि आपकी डोज सही हो या डोज गलत, दोनों हो सकती है। मीन्स एडवर्स ड्रग इवेंट इज अ हार्म caused by appropriate और inappropriate use of drug। जबकि ADR जो होगा ये where the harm is directly caused by the drug under appropriate use at normal dose। ADR आपका नॉर्मल डोज पे होगा, जबकि एडवर्स ड्रग इवेंट किसी पे भी हो सकता है, अप्रोप्रिएट पे भी हो सकता है और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग पे भी हो सकता है। एडवर्स ड्रग इवेंट में क्या क्या हो सकता है, इसमें प्रोवाइडर एरर भी हो सकती है, उस ड्रग का नॉन एडरेंस भी हो सकता है, या हो सकता है इनकरेक्ट प्रेस्क्राइब हो गई हो या इनकरेक्ट डोज उसने ले ली हो, कुछ भी हो सकता है। तो एडवर्स ड्रग इवेंट आपका एक अम्ब्रेला टर्म है, तो इस तरीके से आप इसको, ये आपका पूछा जा चुका है, रिपीट भी हो सकता है। एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ग्लाउकोमा में, क्यों? तो देखिए इसमें ग्लाउकोमा में आपको सिंबल ये क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। देखिए ये आपकी आइरिस है, ये आपका लेंस है और ये आपकी कॉर्निया है। यहाँ से जब सीलियरी मसल से आपका वो फ्लूइड एक्वस ह्यूमर बनता है तो ये ऐसे जाके इस तरीके से जाके और यहाँ पे यूवियोस्क्लेरल फ्लो होता है, वहाँ से निकलता है, राइट? अब जो एट्रोपिन होगी वो क्या करेगी, मिडरियासिस करेगा। तो इस आइरिस को जो क्या करेगा, ये आइरिस को डायलेट करेगा। जब ये आइरिस जितनी ज़्यादा डायलेट होगी वो इतनी ज़्यादा इस चीज़ से स्टिक हो जाएगी, और जब स्टिक होगी तो क्या एक्वस ह्यूमर आगे चल के फ्लो हो पाएगा, निकल पाएगा, ड्रेनेज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यही वजह होती है कि ग्लाउकोमा में, स्पेशली एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा में, ये क्या होती है, डायलेटेड, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्योंकि एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा क्या होता है कि जिसमें ये और इसका कॉर्निया और इस आइरिस के बीच का ये वाला एंगल, ये क्या हो जाता है, कम। तो अब आपने एट्रोपिन लेके इस चीज़ को अगर और डायलेट कर दिया तो ओवरऑल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये आसानी से फ्लो एक्वस ह्यूमर इधर से ट्राइबिकुलर या यूवियोस्क्लेरल फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही लिखा है कि एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होता है ग्लाउकोमा में। एंटी मस्कैरिनिक सच एज एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा बिकॉज द इंक्रीज्ड likelihood of the producing complete obstruction of the outflow of aqueous humor। क्योंकि चांस कई बार होता है कि उस पर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो का। ये जो एरो दिखा रखा है रिटर्न, इट मीन्स इधर आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, राइट? एट्रोपिन लाइक ड्रग आर यूज इन द आई एग्जाम टू रिलैक्स। तो ये एक अलग पॉइंट है, इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, मेन आपका आंसर इसमें, राइट? और इस तरीके से आप डायग्राम बना के इसको जल्दी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। ग्लाइकोपाइरोलेट या आइसोसिग्जाप्रिन
अब देखिए ये ड्रग रिलेटेड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आपको क्लासिफिकेशन आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली कई बार आपसे ड्रग दे के पूछ लेगा। तो ग्लाइकोपाइरेलेट अगर आप किसी बच्चे को पता होगा कि ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, तो उसको पता होगा सिक्रीशंस कम होगा, और ग्लाइकोपाइरेलेट को हम बेसिकली प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन या प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन की तरह यूज करते हैं टू इनहिबिट द सलाइवरी एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। जितनी भी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हो रही है हम उसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में इसी पर्पज से यूज करते हैं, क्योंकि वो सिक्रीशंस को हमारे कम करती है। आइसोस्प्रिन जो ड्रग है वो बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, और बीटा 2 एगोनिस्ट होती है और ये स्मूथ मसल को बेसिकली एंडोमेट्रियम में रिलैक्स करती यूटरस में, तो इसी वजह से हम इसको प्री टर्म लेबर या डिस्मेनोरिया में यूज करते हैं। डिस्मेनोरिया मीन्स ब्लीडिंग जो होती है उसमें हम इसको यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ड्रग रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये तो आपको जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उसी के आधार पर। डिफ्रेंशिएट माओ ए एंड माओ बी इनहिबिटर्स। माओ ए और माओ बी इनहिबिटर, तो माओ ए सिंपल है, माओ बी ओरिएंटेड जो एंजाइम होंगे, मतलब मीन जो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज होगा, बी और मोनोएमाइन ऑक्सीडेज ए। तो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो बी होगा वो टारगेट करेगा मेनली किसको, डोपामिन के मेटाबॉलिज्म में, जबकि जो मोनो ए होगा वो नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन को टारगेट करेगा। तो ये बहुत सिंपल है कि आपका जो माओ बी होता है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन, जबकि माओ ए जो मेनली मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन के लिए होता है। अब आप इसका एडिशनल एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं, लाइक माओ ए इनहिबिटर का क्लोरजैलिन एंड मोक्लोबेमाइड, और जबकि इसमें लिख सकते हैं आप सेलाइजिलिन एंड लेज़ामेमाइड। तो और इनकी लोकेशन साइनेप्टिक न्यूरॉन, माओ ए हमारा साइनेप्टिक न्यूरॉन में होता है, सीएनएस, प्लेसेंटा, जीआई ट्रैक्ट एंड हिपैटोसाइट्स, जबकि माओ बी होता है प्लेटलेट्स में, पेरिफेरल सेल टाइप, सीरोटोनर्जिक न्यूरोनल सेल बॉडी इन रैफे न्यूक्लियाई। तो माओ बी बेसिकली डोपामिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन के लिए, इसके दो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक और इस लोकेशन। तो आपके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन नेसेसरी क्यों होती है बिफोर सर्जरी? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बताने जैसा कुछ नहीं है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जनरल एनेस्थेटिक को मोर प्लेजेंट और सेफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं उसका विद एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अब इसमें बहुत कुछ बताने का है नहीं, राइट, ये आसान है। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट क्या होता है? देखिए इसके लिए मैंने वीडियो भी डाला था। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि साइकोसिस में जो टिपिकल ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। कहाँ पर ब्लॉक करती हैं? मीजोकॉर्टिकल एरिया में और मीजोलिम्बिक पाथवे में, मीजोलिम्बिक पाथवे में और मीजोकॉर्टिकल पाथवे में। तो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में D2 रिसेप्टर बेसल गैंग्लिया में भी होते हैं। तो जब टिपिकल एंटीसाइकोटिक हम यूज़ करते हैं तो वो मीजोलिम्बिक और मीजोकॉर्टिकल एरिया में D2 रिसेप्टर को तो ब्लॉक करती हैं, वो बेनिफिशियल तो है ही है साइकोसिस में, लेकिन एडिशनली प्रॉब्लम तब होती है जब वो बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, क्योंकि बेसल गैंग्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। तो जब D2 रिसेप्टर को वहाँ पे ब्लॉक कर देंगी तो वहाँ पे इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। अब वो प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं? एक्यूट डिस्काइनेशिया, डिस्टोनिक रिएक्शंस, टार्डिव डिस्काइनेशिया, एकाइनेशिया और एकैथेसिया। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। तो सिंपल है, नेचुरल टॉलरेंस मींस जैसे कि कोई ब्लैक रेसेस हैं टॉलरेंट होते हैं मेड्रियाटिक ड्रग के लिए, रैबिट टॉलरेंट होते हैं एट्रोपिन के लिए। तो ये नेचुरल टॉलरेंस के एग्जाम्पल हैं जो कि जस्ट आपको एग्जाम्पल के साथ कोट करना है। टॉलरेंस का मतलब है कि कोई स्पीसीज या इंडिविजुअल किसी चीज़ के लिए लेस सेंसिटिव है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि वो नेचुरल बॉर्न वाइज जन्म से ही उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, राइट। तो उसको हम नेचुरल टॉलरेंस। एक्वायर्ड टॉलरेंस क्या होता है? जैसे उसने अपने लाइफ स्पैन में ही, जैसे मान लीजिए कोई एल्कोहल की डोज ले रहा है, स्टार्टिंग में एल्कोहल इनटेक करता है, तो उसको जितनी डोज एल्कोहल शुरू में इफेक्ट करेगी, जब वो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक एल्कोहलिज्म अगर करता ही रहता है लंबे समय तक, तो एल्कोहल के लिए वो टॉलरेट हो जाएगा। अब उसको ज़्यादा डोज लेने पे उतना इफेक्ट मिलेगा।
तो ये एक्वायर्ड टॉलरेंस होता है, मीन्स दिस अकर्स बाय रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल हु वाज इनिशियली रिस्पॉन्सिव। इनिशियली वो कम डोज में रिस्पॉन्सिव होगा, लेकिन बाद में रिस्पॉन्सिव नहीं था, इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा, हायर डोज। एन अनइंटरप्टेड प्रेजेंस ऑफ द ड्रग इन द बॉडी फेवर्ड डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड टॉलरेंस। Like body is capable of developing tolerant to most drug, but the phenomena are very easily recognized in the case of CNS डिप्रेसेंट, या तो आप यहाँ एल्कोहल का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं एक्वायर्ड टॉलरेंस का। तो इस तरीके से आपके ये 10 क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाए होंगे। इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। 18-19 हम नेक्स्ट 3 ईयर्स को कंसिडर करेंगे। तो आप किस तरीके से आंसर को आपको लिखना है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है या कोई पैटर्न आप दूसरे तरीके से आपकी समझ ज़्यादा बन पाएगी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आंसर्स ऑफ 2018-19 BP 404। थैंक यू वेरी मच।